आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 24 में। तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ चुके थे कि नवीकरणीय और नवीकरणीय। उसी प्रकार से है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या है? जिस प्रकार से हम नवीकरणीय और नवीकरणीय के बारे में, जैसे कि पृथ्वी के अंदर में जो है बहुत सारे ऐसे ऊर्जा के स्रोत पाए जाते हैं, पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सभी। तो ये सभी यदि भविष्य में क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, इसके अलावे किस पदार्थ का उपयोग करके हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, ईंधन से प्राप्त कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने उसका उपाय पहले ही, समाप्त होने के पहले ही कर लिया। जैसे कि उन्होंने जो है ये क्या क्या जल से ऊर्जा बनाने लगा। पहले क्या होते थे कि केवल कोयले से क्या करते थे, तापीय विद्युत ऊर्जा निकालता था और उससे क्या करता था, करंट निकाल के सभी गाँव में विद्युत आपूर्ति की जाती थी। लेकिन तो वैज्ञानिकों ने ये जो है संसाधन रहते हुए इसके दूसरा विकल्प चुना, जिसे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। बहुत सारे जगह पे क्या अभी भी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर प्लेट की मदद से क्या कर रहा है, बहुत सारे मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। जल से ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है, बायोगैस से ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। और इन सभी क्षेत्रों, इन सभी से जो ऊर्जा प्राप्त की जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा जो वो क्या कहते हैं नवीकरणीय संसाधन जो समाप्त होने वाला है, जिसका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं, उनमें क्या वो जो सीमित अवस्था में है उसके उपयोग में थोड़ा कमी हो रहा है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका उपयोग अधिक दिनों तक और किया जा सकता है। तो इस प्रकार के संसाधन जो है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस, ये सभी। और बायोगैस में क्या करते हैं, गोबर डाल के उसको क्या करते हैं, गोबर डालते हैं, क्योंकि उसमें मुख्य रूप से जो है कीचड़ गोबर में क्या होता है, मार्स गैस, मेथेन पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, वो जलावन के लिए ईंधन के रूप में सहायक होते हैं। जिस प्रकार से एलपीजी में आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन रहते हैं, उसी प्रकार वो मीथेन गैस भी क्या है, ईंधन के रूप में जलने में मदद करता है। तो ये सभी क्या है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। आगे हम पढ़ेंगे वनस्पति एवं वन्य प्राणी। तो जितने भी प्रकृति है, प्रकृति में हम सबसे पहले पढ़े वायु के बारे में, जल के बारे में। तो प्रकृति के अंतर्गत ये पेड़ पौधे भी आते हैं और जीव जंतु, ये भी हमारे लिए लाभकारी है। जो सबसे अधिक जो है वनस्पति जो है, पेड़ पौधे, ये हमारे लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि वायुमंडल में जो मुख्य रूप से हम लोग को श्वसन के रूप में ऑक्सीजन गैस मिल रहा है, इसका उत्तरदायी कौन है, वो पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे के द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वच्छ वातावरण में जी रहे हैं। और ये जो वनस्पति है, इसमें जो है विशेष प्रकार के समूह पाए जाते हैं। मतलब कोई खास प्रकार का जो वनस्पति है, जिस विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसे फ्लोरा कहा जाता है। इसको हमको याद रखना है, वनस्पति का विशेष समूह क्षेत्र। मतलब यदि कोई विशेष प्रकार का वनस्पति हो और वो विशेष क्षेत्र में ही केवल पाया जाता हो, तो उसे फ्लोरा कहा जाता है। उसी प्रकार से यदि जंतु है, कोई विशेष प्रकार का जंतु है और वो विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, तब उसको फौना बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फौना। मतलब वनस्पति यदि यह विशेष प्रकार का, तो उसे फ्लोरा बोलेंगे, और जीव जंतु यदि कोई विशेष प्रकार का है तो उसको फौना बोलेंगे। इस प्रकार से ये जो वनस्पति है, वनस्पति और उसमें रहने वाले जो वन्य प्राणी है, जीव जंतु, ये दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर होकर रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे पे बिना निर्भर हुए कभी भी ये अपने आवास में क्या करते हैं, ये अनुकूलित नहीं हो सकते। तो हमारे देश में जो है लगभग 34 मिलियन वर्ग किलोमीटर ये वनस्पति पाया जाता है। सॉरी 34 नहीं, 64 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। इतना जो है क्या करते हैं, हमारे क्षेत्र में ये वनस्पति जो है उगाए जाते हैं पूरे देश में। तो इस प्रकार से हमको याद रखना है कि वनस्पति का जो विशेष समूह है वो फ्लोरा, जंतु का जो विशेष समूह है वो क्या, फौना। और हमारे देश में कुल कितने क्षेत्रफल पर क्या क्या है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, वो 64 मिलियन है वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये वनस्पति जो है हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। और वनस्पति का जो है अगला है, वनस्पति का यानी कि क्या महत्व है, पेड़ पौधे का क्या महत्व है, या वनों का क्या महत्व है। वन में ही बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उन सभी पेड़ पौधे में बहुत से क्या होते हैं, फल प्राप्त होते हैं, बहुत से फूल प्राप्त होते हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिससे केवल जलावन नहीं मिलता है। बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसा है जिससे हमें फर्नीचर के लिए लकड़ी मिलता है। जितना भी सामान बनाना है वो फर्नीचर के लिए। बहुत सारे पेड़ पौधे छोटे छोटे हैं जिससे हमें क्या औषधि तैयार किया जाता है उससे। तो इस प्रकार से ये वनों का महत्व के लिए, तो वनों के हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। वनों से में 2 प्रकार की लकड़ियाँ, जैसे फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती है, और उसके बाद
क्या करते हैं, जलावन के लिए भी लकड़ियाँ हमें प्राप्त होता है वन से। दूसरा है, वनों से हमें फल भी प्राप्त होता है, फूल भी प्राप्त होता है। इसके अलावा जो छोटे छोटे पौधे हैं उससे औषधि प्राप्त होती है। ये सभी तो क्या हो उपयोग। इसके अलावे भी वन का जो है पर्यावरण को संतुलन बनाने में मदद करता है। यदि जिस क्षेत्र में वन की कमी रहता है वहाँ पे पर्यावरण संतुलित नहीं रहता, वहाँ का टेम्परेचर जो है, तापमान जो है पृथ्वी का सबसे अधिक रहता है, क्योंकि वहाँ का जो पर्यावरण संतुलन है वो सही से नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो श्वसन लेते हैं ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो इन कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को छोड़ते जो है वो ग्रहण करके अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। अर्थात क्या हुआ कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा था वो तो वो ग्रहण कर लिया, इसके साथ साथ हमें एक फायदा दिया, O2 गैस दे दिया। तो इस प्रकार से ये पर्यावरण में क्या कहते हैं, पेड़ पौधे ये संतुलन बनाए रखने में काफ़ी मदद करते हैं। तो इसके अलावा और मृदा अपरदन क्या है, जहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उस जगह का क्या करते हैं कि मृदा को कटने से रोकता है। जिससे बड़े बड़े नदी है, तालाब है या रोड है बनाए जाते हैं, तो उसके किनारे में क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। क्योंकि नहीं लगाएंगे पेड़ पौधे तो उसकी जड़ें क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती है, और जड़ें जब मिट्टी को पकड़ के रखते हैं तो उसके बहाव को रोकता है। किसी कारणवश बाढ़ आ गया, अधिक वर्षा हुआ, पानी का वेग अधिक है, तो वो क्या करते हैं, उसके मिट्टी को वहाँ से बहने से, उसको वहाँ से कटने छटने से ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे रोकते हैं। इस प्रकार से मृदा अपरदन को भी बचाने में काफ़ी मदद करते हैं। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन का क्या है, प्रबंधन। तो प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन क्या है, तो हम पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जितने चीज उपयोग हम करते हैं वही प्राकृतिक संसाधन। जैसे पेड़ पौधे भी प्राकृतिक संसाधन है, वायु भी प्राकृतिक संसाधन है, वन्य जीव, वन में रहने वाले जीव वो भी हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन है, गाय भैंस बकरी ये सब भी है। तो इस प्रकार हमें इसका जो है प्रबंधन क्यों करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, इसके लिए हमें जो है प्रबंधन वैज्ञानिकों ने बताया है कि 3R का प्रयोग करना चाहिए। 3R का मतलब होता है, एक R से होता है रीयूज, एक R से रिड्यूस और एक R से रिसाइकल। तो रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग करें, रीड्यूस का मतलब उपयोग में थोड़ा कमी करें, और रिसाइकिल का मतलब उसका पुनः चक्रण करें। बहुत सारे पदार्थ है जिसका पुनः चक्रण करके एक नए पदार्थ तैयार किए जाते हैं और उससे फिर वो तैयार करके बाजार में बेचे जाते हैं, फिर उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन कर सकते हैं 3R लगा के। तो प्राकृतिक संसाधन जो है हमारे लिए क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। मतलब आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए प्रकृति के पास हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। तो इसी लाइन में प्रकृति के संबंध में जो प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, प्रकृति जो हमारे विपरीत यदि हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा भविष्य जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने प्राकृतिक संसाधन के बारे में कहा है कि प्रकृति को मानव को देने के लिए सब कुछ है। प्रकृति को जो मानव को देने के लिए प्रकृति के पास बहुत सारा चीज़ है, लेकिन मानव लोभ जो के कारण उसको कुछ नहीं दे पाता। मानव का जो लोभ है उसके कारण प्रकृति को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं। लोभ के कारण क्या करते हैं, मानव जाति प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं और उसका अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, उसका अनुपयोग भी करते हैं, जिससे प्रकृति उसके विपरीत हो जाती है, जिससे पर्यावरण पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति का जितना भी संसाधन है उसको हमें बचाव करना चाहिए, उसका संसाधन का बचाव करना चाहिए। इसके लिए रीयूज मतलब क्या है, पुनः उपयोग कैसे करना चाहिए। कोई भी पदार्थ है उसका फिर से उपयोग करना चाहिए, जैसे कि एक बार उपयोग करने के बाद उसको फिर से उपयोग। जैसे कि कोई हम क्या करें, डब्बा लाए, तो डब्बा में जैसे कि कोई भी सामान लाए तो वो सामान यदि मेरा समाप्त हो जाए तो वो डब्बा को पुनः धोकर उसी में कुछ अन्य सामान हम रख सकते हैं। नहीं तो उसको क्या करते हैं, फेंकने से क्या होता है कि ये जहाँ तहाँ प्लास्टिक हो जाता है। या तो प्लास्टिक का कोई सामान है उसको कबाड़ी वाले के पास, या लोहा का कोई टुकड़ा है फट गया तो उसको कबाड़ी वाले के पास बेचकर कबाड़ी वाले का फैक्ट्री में लाकर पुनः उसको नया सामान बनाकर बाजार में बेच देते हैं। तो इस प्रकार से इसका पुनः रीयूज का मतलब होता है कमी। रीयूज का मतलब कमी, कैसे कमी करना चाहिए, हम किसी भी चीज़ का उपयोग में हो सके तो कम से कम हमको क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। जैसे कि अनावश्यक रूप से जल और विद्युत का हमें क्या करना चाहिए, बर्बादी नहीं करना चाहिए। किसी कारण क्या होता है कि घर में बल्ब का, पंखा का, ये सब का क्या होता है, जबकि वहाँ पे कोई नहीं है फिर भी वहाँ पे क्या करता है, बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अनावश्यक रूप से ये हमारा खपत हो रहा है। इसलिए जब वहाँ पे जिसका आवश्यक नहीं है
तो उसे हमें क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बहुत सारे नल का है, पाइप क्या है, लीक है, फटा हुआ है, उससे पानी थोड़ा निकलते रहता है 24 घंटा। इस प्रकार से ये जल की बर्बादी हो रहा है। तो इसे भी हमें ध्यान में रखकर उसको क्या करना चाहिए, बर्बादी को रोकनी चाहिए। उसके बाद है कि जैसे कि लंबी दूरी है, इसके लिए तो हम लोग ट्रेन का, बस का उपयोग करते हैं, लेकिन कम दूरी जो है, इसके लिए कम दूरी के लिए हमें साइकिल या पैदल की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी कमी है। इसमें भी बचत क्या है कि मतलब डीजल पेट्रोल जो है, इसमें भी हम इसको क्या कर रहे हैं, उसका बचत कर रहे हैं, और पर्यावरण पर भी क्या हो रहा है, इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो कम दूरी को हमको पैदल या साइकिल से करना चाहिए। ये भी हमारा क्या होता है, रिड्यूस होता है, मतलब कमी होता है, संसाधन में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें कमी कर रहे हैं, और इससे मेरा पर्यावरण को भी फायदा हो रहा है। उसके बाद है रिसाइकिल मतलब पुनर्चक्रण। जितने भी प्लास्टिक के सामान है, सभी चीज़ों को पुनर्चक्रित किया जा सकता है और उससे एक नए सामान बनाकर उसको फिर से बाजार में लाया जा सकता है। उसको जहाँ तहाँ फेंकने से क्या होता है कि प्लास्टिक का विघटन तो होता नहीं है और प्रदूषण फैलते रहता है। इस प्रकार से क्या होता है, हम प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन कर सकते हैं। और आगे है प्राकृतिक संसाधन की प्रबंधन की आवश्यकता। मतलब ये प्राकृतिक संसाधन जो है, ये प्रबंधन, इसका आवश्यकता क्यों है, हमें क्यों प्रकृति का जो है संसाधन का ये बचाव करना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए। तो बचाने के लिए हम जानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो मूल रूप से किस पे टिका है, प्रकृति। यदि प्रकृति मानव के विपरीत हो जाए तो मानव का जीवन 1 मिनट भी जीना क्या है, मुश्किल है। जितने भी चीज़ है, पानी है, जल है, वायु है, ये सभी चीज़ क्या है, इसी पे टिका हुआ है। तो प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि प्राकृतिक संसाधन जो हमारे में क्या है, सीमित रूप से, जितने प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है, सीमित रूप से है। उसके बाद है भविष्य में उपयोग। प्राकृतिक संसाधन जो सीमित होने के कारण हमें ये डर है कि ये कब समाप्त हो जाएगा पता नहीं, इसलिए इसका कम से कम उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाले पीढ़ी जो हमारे है वो भी इसका उपयोग कर सके। और कहता है प्राकृतिक संसाधन का समाज के प्रत्येक वर्ग। तो प्राकृतिक संसाधन जो है समाज में रहने वाले सभी प्रकार के वर्गों को उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज के सभी वर्गों का संपूर्ण रूप से विकास हो सके। इस प्रकार से ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इसमें जितने भी आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, इसे हमें क्या करना चाहिए, इसका रखरखाव करना चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण का संतुलन बना रह सके और हम सही से क्या करें, पर्यावरण के साथ हंसी खुशी से जी सकें।